Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार। रैन बसेरा सुविधाएं और जन सहभागिता, जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी बताया आपको, ये फोन इन कार्यक्रम का आज का विषय है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान उपस्थित हैं, श्री विजय शंकर वर्मा साहब और श्री नीतीश कुमार जी। आप दोनों का हमारे इस फोन इन प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। दोस्तों, रैन बसेरा यानी वो बेघर लोग जिन्हें घर मुहैया कराया जाता है और उन्हें आश्रय दिया जाता है। आश्रय इस बात के लिए कि उनको वो तमाम सुविधाएं मिले जो लोग लावारिस हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, जिनके लिए कोई घर नहीं, जिन्हें कोई सुविधाएं नहीं, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं। ऐसे लोगों को घर मुहैया करवाने का एक सुलभ नाम है रैन बसेरा। नाम सुनते ही बड़ा अजीब सा लगता है, रैन बसेरा। क्या सिर्फ रात बिताने के लिए ही रैन बसेरा रखा गया है? जी नहीं, दिन में भी आश्रय दिया जाता है। सिर्फ नाम रैन बसेरा है और इस रैन बसेरा में बहुत सारे ऐसे लाचार विवश लोगों को आश्रय दिया जाता है जिनके लिए कोई नहीं, लेकिन उन सब के लिए रैन बसेरा के तमाम लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं और उन्हें आश्रय देते हैं। हमारे साथ, जैसा कि हमने कहा, दो मेहमान इस वक्त स्टूडियो में उपस्थित हैं। सबसे पहला सवाल मैं श्री विजय शंकर वर्मा साहब से करना चाहता हूं। सर, दिल्ली में रैन बसेरा की संख्या क्या है? इस समय दिल्ली में रैन बसेरों की संख्या 196 है, 196, जिसमें आरसीसी बिल्डिंग जैसे पक्के रैन बसेरा 82 है, यानी 82, और पोर्टा केबिन जो कि टीन से बने होते हैं लेकिन तो सुविधाएं लगभग वही रहती है, वो 111 है। और कुछ हमारे टेम्पोररी खोले गए हैं, वो 3 है इस समय। और जाड़ों में जो लगते हैं, जाड़ों में संख्या बढ़ जाती है, सर्दियों में लोग बाहर ना सोएं, सर्दियों के कारण उनको कोई दिक्कत ना हो, तो हम वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ टेंट्स लगाते हैं। वो इस समय उनकी संख्या 165 यूनिट है। अच्छा। जो 57 जगहों पर लगी हुई है। फोन करके आप पता कर सकते हैं। उस पर सारे फोन जो है, लैंडलाइन, व्हाट्सएप और टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध हैं, आप पता कर सकते हैं। जी, वेबसाइट अगर बता दें आप तो। वेबसाइट दिल्ली शेल्टर पर जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, दिल्ली शेल्टर, वहां से वेबसाइट खुल जाएगी और शेल्टर होम डिटेल पे जाकर के आप पूरा शेल्टर होम पर देख सकते हैं। और इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगा कि ये कंट्रोल रूम का नंबर है जो 14461 है, एंड लैंडलाइन नंबर है 01123378789। दूसरा है 01123370560। जी, इस पे जानकारी ले सकते हैं आप। सर, किस तरह की कैटेगरी वाइज है ये सब कुछ? जनरल है, पुरुष, महिला, पारिवारिक, किस तरह के लोगों को आप आश्रय देते हैं? साथियों, ज्यादातर तो पुरुष ही बेघर के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं और कुछ फैमिली के रूप में, परिवार के रूप में भी यहाँ पाए गए हैं। जी। तो हमने परिवार के लिए भी 20 रैन बसेरे स्पेशली उनके लिए अलग से बनाए गए हैं। और कहीं कहीं केबिन भी बनाए गए हैं, और नहीं तो एक परिवार एक जगह रख करके वहाँ रहता है। और इसी तरह महिलाएं कम पाई जाती हैं तो उनके लिए भी 17 शेल्टर इसी तरीके के बनाए गए हैं। और कुछ ड्रग एडिक्ट्स होते हैं जो स्पैक वगैरह लेते हैं, उनकी परेशानियां कुछ ज्यादा होती हैं, तो उनके लिए भी 4 बनाए गए हैं। जी। और कुछ लोग यहाँ इलाज के लिए दिल्ली में आते हैं, वो बेघर ही होते हैं, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, वो यहाँ रुक करके अपना इलाज एम्स या किसी भी अस्पताल में कराते हैं और यहाँ फ्री सेवाएं लेते हैं। जी, एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ सर, प्रणाम, सादर प्रणाम। मैं राजस्थान के अलवर जिले के उपखंड बहरोड से निवेदन कर रहा था पंडित अशोक बोहरा, और इस समय दोनों विशेषज्ञों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि इनके पास जो इस समय एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा यज्ञ का सा एक अनुष्ठान जैसा दायित्व है। सर, रैन बसेरों की जो इंटरनल स्थिति है, आप अन्यथा नहीं लेना, जी, लेकिन वस्तुतः क्या है कि मैंने चूंकि
व्यक्तिगत तौर पर थोड़ा सा देखा है, जैसे जो बाहर के मैं कई बार दिल्ली आता हूँ सर, और मैं जैसे शीशगंज गुरुद्वारा स्थित मत्था टेकने हैं, गौरी शंकर मंदिर स्थित, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि जैसे जो बाहर के व्यक्ति आते हैं जैसे आउट ऑफ दिल्ली या वैसे, तो उनके लिए आपके रैन बसेरों में क्या रात्रिकालीन विश्राम जैसी व्यवस्था या कुछ इस तरह का है, या केवल स्थायी उन्हीं वहाँ के जो कुछ बेचारे ऐसे जो हैव नॉट वर्ग है उनके लिए है? तो थोड़ा ये बताने की कृपा करें सर। मैं सर एक निवेदन और कर देता हूँ मैं। जी पूछिए। वस्तुतः सर क्या है कि जैसी जो व्यवस्था है ना उसके अनुरूप सर मैं पुनः आपसे निवेदन करूं कि वैसे तो सरकार और आप लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जैसे जो उनको मिलना चाहिए ना ओढ़ने का और बिछाने का, वो स्थिति सर कुछ ऐसी मैंने इस तरह नहीं देखी। हालांकि वो ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। और क्या भोजन भी उनको वहाँ मिलता है? कृपा बता दें। शुक्रिया वोरा साहब, थैंक यू सर। एक निवेदन और है, मैं संपूर्ण भारत को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू वोरा साहब। नीतीश जी। बोहरा साहब, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा इसमें कि जो रैन बसेरे दिल्ली में बने हैं, जो आश्रय गृह बने हमारे, आप जैसे चांदनी चौक की बात करते हैं, तो थोड़ा सा ओवर क्राउडेड इलाका है वो, तो वहाँ पे जनसंख्या बहुत होती है, काफी लोग आसपास में जो मार्केट्स हैं तो काफी लोग होते हैं वहाँ पे। तो कुछ हमारे शेल्टर्स ऐसे हैं जो फुल हो जाने के बाद फिर हम उनकी कैपेसिटी जब फुल हो जाती है तो हमारे तमाम दिल्ली में जो शेल्टर्स है जो 195 रेगुलर चलते हैं उनमें हम उनको रेफर कर देते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं है कि रेगुलर हैं, और ऐसे भी जो लोग आते हैं जैसे कोई स्टूडेंट आ गए एग्जाम के लिए, तो उनके लिए भी सुविधाएं उस रैन बसेरे में रह सकते हैं। और काफी सारे लोकेशन है जैसे कालका जी वगैरह में काफी अच्छे शेल्टर्स हमारे हैं जहाँ पे आके वो विश्राम कर सकते हैं और रहते भी हैं। दूसरा इन्होंने ओढ़ने बिछाने की बात, ओढ़ने बिछाने का जहाँ तक सवाल है, हमारे शेल्टर में पर्याप्त मात्रा में है, ब्लैंकेट्स हैं, दरी हैं, सारे शेल्टर्स में बेड्स लगे हुए हैं, बेड की सुविधा है, एंड चादर भी है उसमें, तकिए हैं, सब कुछ पर्याप्त है, ऐसा नहीं है, हमारे पास स्टॉक भरपूर है। और इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ जी सर, कि विश्व का कोई भी नागरिक अगर दिल्ली आता है और उसको रहने की सुविधा नहीं मिल रही है तो वो आसानी से हमारे रैन बसेरों में रुक सकता है। चलिए एक और कॉलर जुड़ गए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं? झारखंड से अली बात कर रहा हूँ। अली साहब स्वागत है, पूछिए सवाल। सर मुझे जो रैन बसेरा की वेबसाइट है और वो उसका सर कुछ एड्रेस वगैरह नहीं मिल रहा, और फोन नंबर एक बार बता दीजिए। जी हेल्पलाइन नंबर आप नंबर लीजिए 14461। जी सर 14461 एंड लैंडलाइन नंबर है 011-233-78789। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। शुक्रिया अली साहब। सर नीतीश जी से मेरा एक सवाल है कि सर बहुत सारी जानकारियां अभी विजय शंकर साहब ने दी हैं, इसके अलावा कोई और शेल्टर चलाए जाते हैं जो बेघर हैं या जो इस तरह के हैं, कोई और शेल्टर की बात हम करें? सर मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूं, जो सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस, SPYM है, और SPYM का एक्सपर्टीज है जो हम लोग ड्रग यूजर के लिए काम करते हैं 1986 से, और काफी ड्रग डिएडिक्शन सेंटर हम लोग चला रहे हैं, जिसमें कुछ एक्सक्लूसिव शेल्टर हमने बनाए। कुछ शेल्टर्स हमने जो ड्यूसिप के शेल्टर थे, दिल्ली सरकार के शेल्टर थे, उनको हमने एक्सक्लूसिव बनाया। उसमें एक दिल्ली गेट पे हम शेल्टर चलाते हैं जो बच्चों के हैं, जो 15 साल से कम के बच्चे हैं जो ड्रग में हैं, ड्रग में लिप्त हैं, उनके लिए हम लोग सेंटर चलाते हैं। उसके अलावा दक्षिणपुरी में जो एडल्ट मेल के लिए है, एंड उसके अलावा एक पर्दाबाग जगह है जो जमा मस्जिद के पास है, वहाँ महिलाओं के लिए है, महिलाएं और बच्चों के लिए। उसके अलावा एक और कोटला मुबारकपुर में है जो एम्स के साथ हमने टाइप करके, एम्स हॉस्पिटल के साथ टाइप करके वहाँ पे हम एक कार्यक्रम चलाते हैं जो नशा मुक्ति अभियान है, नशा मुक्ति केंद्र है, जिसमें जो लोग हमें मिलते हैं बेसिकली, जो जैसे हम रेस्क्यू के दौरान अगर रेस्क्यू करने गए, एक बड़ा हिस्सा इस कंपोनेंट है इस प्रोग्राम का, जो रेस्क्यू ड्राइव होता है, जो थ्रू आउट द ईयर भी चलता है, और विंटर में खासकर हम लोग उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि विंटर में लोग ज्यादा सड़क पे होते हैं, तो उनको वहां से लेके कैसे हम शेल्टर तक ले जाएं। और अगर उस दौरान हमें कोई ड्रग एडिक्ट मिलता है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो या बच्चे हो, तो उनको उस शेल्टर तक लेके हम जाते हैं, और SPYM ने ड्यूसिप के साथ मिलकर इस शेल्टर का संचालन करती है, और काफी लोगों का ट्रीटमेंट हुआ है जो यहाँ से निकल के गए हैं और अच्छे जगह पे है। काफी लोगों को रोजगार भी मिला है जो हमारे शेल्टर में अभी जॉब कर रहे हैं। अच्छा जी। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे SPYM संस्था है
ये तो है ही हमारे साथ। इसी तरीके से 6 और संस्थाएं इस समय हमारे दिल्ली के सारी रैन बसेरों को चला रहे हैं। और अभी एक कॉलर ने कहा था कि यहाँ की वेबसाइट बताई जाए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली शेल्टर बोर्ड.in ये है, और टोल फ्री नंबर 14461 पर कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो जी नमस्ते सर। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? ये संतोष बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी संतोष जी, पूछिए सवाल। जैसे कोई मतलब दिल्ली का रहने वाला है तो रैन बसेरे में वही रह सकता है, या कोई मतलब बाहर से भी अगर कोई वहाँ पे है तो वो भी रैन बसेरे में रह सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके बारे में बताता हूँ। अभी मैंने बताया भी था, विश्व का कोई भी नागरिक जो दिल्ली में आता है और उसे रहने की सुविधा चाहिए, वो हमारे किसी भी रैन बसेरे में जाकर के रुक सकता है। सर रैन बसेरा में वो रुक तो सकता है, लेकिन उसके लिए कोई प्रावधान है? उनको कोई आइडेंटिटी ली जाती है? उनका कुछ कहाँ से आया है, क्या है? हर किसी को तो एंट्री नहीं देते होंगे नहीं ना? बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी को एंट्री देते हैं। हाँ, उनका अता पता सब कुछ पूछते हैं। अगर उनकी आइडेंटिटी होती है कार्ड तो हम नोट कर लेते हैं। हमारे जो SMAs हैं, शेल्टर मैनेज एजेंसी हैं, वो नोट कर लेती हैं। अगर उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं भी है तो भी हम उनको खुले में रहने के लिए विवश नहीं करते हैं, हम उनको आश्रय दे देते हैं। क्योंकि ऐसे में इस बात का भी खतरा रहता है कि कोई भी असामाजिक तत्व भी उसमें प्रवेश पा सकता है, इसलिए उनकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। बिल्कुल जानकारी रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज्यादातर बेघर ऐसे हैं कि आधार कार्ड बना है खो गया, उनको याद नहीं है, वोटर कार्ड बना है खो गया, याद नहीं है, तो उनको हम इस कारण बिना जो है हम उनको मना नहीं करते। हाँ, उन पर वाच रखते हैं कि अगर कोई ऐसा नहीं देता है तो कोई असामाजिक कार्य ना हो जाएगा। एक योजना है सर, मुख्यमंत्री पोषाहार योजना। जी जी, इसमें भी उनको कुछ फायदा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी रैन बसेरों में और सभी रहने वालों को 3 मीटिंग हम उनको खाना देते हैं। उसको हम 3 मील के नाम से कहते हैं। उसमें सुबह नाश्ता है, दोपहर में लंच है और रात में डिनर है। जी। ये सबके लिए फ्री है, वो दिल्ली सरकार इसका वहन करती है। एक समान जी। नितेश जी से मेरा एक सवाल है सर, अभी जैसा कि सर्दियां बढ़ रही हैं, कोरोना का भी खतरा आ रहा है, ऐसे में कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? सर विंटर जो होता है हमारे लिए अभी सर्दियों में ये बहुत क्रूशियल है। वैसे तो सालों भर हम काम करते हैं, बट ये विंटर जो होता है हमारे लिए एक तरह से बहुत मुश्किल और बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि लोग सड़क पे होते हैं। उसमें हमारा जो दिल्ली सरकार के द्वारा जो भी सर ने बताया कि 7 SMA हैं जो शेल्टर मैनेजमेंट एजेंसी है। तो सर मैं रोक रहा हूँ आपको, एक श्रोता जुड़े हुए हैं। हेलो नमस्ते, हमारे विशेषज्ञों को भी नमस्कार। नमस्कार सर। जी नमस्कार, नाम बताएं सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं ग्राम गौर झामर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ। जी विपिन जी स्वागत, पूछिए सवाल। सर मेरे 2 सवाल थे। पहला सवाल सर ये था कि ये जो रैन बसेरे के बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो सर जैसे कोई व्यक्ति आना चाहता है मतलब अन्य राज्यों से, तो क्या वहाँ पर कुछ दिनों के लिए या फिर महीनों सालों के लिए भी रुक सकता है, या फिर कुछ दिनों के लिए ही रहता है, या फिर वो अगर कोई रोजगार कर रहा है तो क्या महीनों सालों भी वहाँ ठहर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, अवधि की बात सवाल सर, एक सवाल और था, मैं चाहूंगा दोनों के उत्तर आप दें। दूसरा सवाल सर ये था कि आपकी जो दिल्ली में आप दिल्ली के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ दिल्ली में है या फिर देश के अन्य राज्यों के बारे में भी आप कोई जानकारी दे सकते हैं? बिल्कुल बता रहे हैं। दिल्ली में ज्यादा सुविधाएं हैं, देश की राजधानी है, तो यहाँ कोशिश की गई है कि ज्यादा सुविधाएं प्राप्त हों। वैसे और राज्यों में भी रैन बसेरे बने हुए हैं, वहाँ दिए जाते हैं। और बात रही कि रहने की अवधि, अभी रहने की अवधि कोई निश्चित नहीं की गई है। आप जितने दिन रहना चाहें वहाँ रह सकते हैं। 1 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, जितनी अवधि चाहें रह सकते हैं। आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर है, आपको वहां से भगाया नहीं जाएगा। जी सर, हम अपने प्रश्न पे आ जी तो जो 7 SMA हैं जो शेल्टर मैनेजमेंट एजेंसी है, उनके दिल्ली सरकार के जो भी शेल्टर्स होम है या क्रूज, डेली हम लोग लगभग 15 रेस्क्यू वैन चलती है। और वो रेस्क्यू वैन का रूटीन वर्क है कि हर दिन शाम में 8 बजे हम शुरू करते हैं और सुबह 4 बजे तक हम लोग राउंड द क्लॉक वो रूट प्लान होता है, उस रूट प्लान के हिसाब से वो गाड़ी उस रूट पे घूमती है। जी, एक श्रोता जुड़ गए। जी हेलो
हेलो नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं? सर नमस्कार सर, दिल्ली से सर भावेश बात कर रहा हूँ। जी भावेश जी, पूछिए सवाल। सर मेरा एक दो तीन सवाल है सर। सवाल ये है कि सर जो रैन बसेरे में बेघर लोग रहते हैं सर, इनको सामाजिक जीवन में लाने के लिए या तो फिर बेघरी कम हो, जो लोग इसमें रैन बसेरे में लगातार रह रहे हैं उसमें कम हो, उसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए सर? एक सवाल ये है जी। और दूसरा सवाल ये है सर, कुछ रैन बसेरे ऐसे सर जिसमें सर असुविधा है, जैसे कि गद्दा नहीं है, बेड नहीं है, कई जगह पर पानी की कमियां है, तो उसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? देर से फोन उठाया, शायद आपने हमारा प्रोग्राम सुना है, पहले इसका हम जवाब दे चुके हैं, लेकिन फिर भी देंगे सर। और पूछिए। और सर तीसरा एक सवाल और एक सवाल है सर। जो अभी दिल्ली सरकार द्वारा जो रैन बसेरे लगाए गए, अस्थायी रैन बसेरे जो सर्दियों में लगाए जाते हैं। हाँ जी। देखिए भवेश जी, जैसा आपने कहा है कि कुछ इनको सेटलमेंट के लिए या इनको रिहेबिलिट करने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि नहीं। लगातार दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, समाज कल्याण विभाग और वुमेन WCD इत्यादि महकमों के साथ जो है मिलकर के स्किल डेवलपमेंट की कोशिश कर रही है। अभी हमारे माननीय LG साहब ने कहा है कि जो भी भिखारी हैं उनके लिए स्पेशल रैन बसेरों का अरेंजमेंट किया जाए, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए और उनको जो है किसी तरीके से सामाजिक जीवन में उतारा जाए। तो हम उसको प्लान कर रहे हैं। तो उसमें CWC है, WCD है, सोशल वेलफेयर है, दिल्ली पुलिस के माध्यम से हम इस कार्य को हम करेंगे। मैंने कोरोना के विषय में भी एक प्रश्न पूछा था कि अभी जैसे खतरा बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो सुविधाएं हैं, ट्रीटमेंट की, मेडिकल सुविधाएं भी कुछ हम जरूर देते होंगे रैन बसेरे में। बिल्कुल देते हैं। कुछ तो शेल्टर होम है जिसके इर्द गिर्द हमारे मोहल्ला क्लिनिक्स हैं। मोहल्ला क्लिनिक जैसे सर्दी में एक सवाल और जोड़, सर्दी में जैसे विंटर की बात करेंगे तो विंटर रेस्क्यू में के बारे में मैं बता रहा था कि जो 15 रेस्क्यू वैन है वो रात में सड़क पे होती है और एक कंट्रोल रूम का ऐप है, नाइट शेल्टर ऐप है, जो उस ऐप के थ्रू अगर कोई भी व्यक्ति अगर फोटोग्राफ उसका उठा के उस ऐप को डाउनलोड करके अगर उस पे पोस्ट करता है तो जो भी उस एरिया के कंसर्न रेस्क्यू टीम है उनके पास वो मैसेज चला जाता है। ओके। और उस मैसेज अलर्ट होने के बाद हमें उसका विद इन हाफ एन आवर, 1 आवर या 15 मिनट 20 मिनट में हम रिस्पॉन्स करते हैं एंड उसका फिर हम रिपोर्ट उनको सबमिट करते हैं, उनको बताते हैं कि ये कंप्लेंट क्लोज हो गया। जी। एक श्रोता और हमारे साथ। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत सर, नाम बताएं। जी मैं अशोक तिवारी बात कर रहा हूँ। अशोक जी कहाँ से बात कर रहे हैं? जी दिल्ली से बात कर रहा हूँ। पूछिए सवाल। सर जैसे जो बुजुर्ग लोग असहाय होते हैं और उनका मतलब घर बार होने के बावजूद भी उनका कोई उनके बच्चे ख्याल नहीं रखते हैं, तो क्या उनके लिए भी यहाँ पर आश्रम होता है? मैं बताना चाहूंगा इसके बारे में कि जो रैन बसेरे हैं उसमें कोई ओल्ड एज होम नहीं है ऐसे, बट उसके अलावा हमारा टाई अप होता है जो भी दिल्ली के ओल्ड एज होम लोग चलाते हैं, जैसे गौतमपुरी में है ओल्ड एज होम, उसके अलावा और भी कुछ तमाम जो ओल्ड एज होम है वहां पे हम उनको शिफ्ट कर देते हैं। तो जो ये कंट्रोल रूम नंबर है आपके पास 14461, अगर आप इस पे संपर्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा, तो फिर हम उनको रेफर करेंगे। दिल्ली में काफी सारे ओल्ड एज होम है जहाँ पे मिल जाएगा आश्रय है, हमारे टाई अप है उस तरह के सुविधाओं के साथ। तो है दिल्ली में तमाम सुविधाएं हैं इस तरह की सुविधाएं हैं जी। किसी भी तरह के व्यक्ति को आप बिल्कुल दे रहे हैं। बेसिकली सर जो हम बात कर रहे थे रेस्क्यू के दौरान, अगर हमें कोई व्यक्ति मिलता है, अगर वो बीमार मिलता है तो उसको अगर मेडिकल नीड की जरूरत है तो इमीडिएट हम उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जी। अगर उनको लगता है शेल्टर की जरूरत है तो हम उनको शेल्टर लेके जाते हैं। अगर कोई वृद्ध व्यक्ति मिलता है तो उसको हम ओल्ड एज होम में लेके जाते हैं। तो जिस तरह की सुविधाएं उनको चाहिए उन सब तरफ की सुविधाओं की तरफ हम उनको लेके जाते हैं और उसका फायदा उनको मिलता है। जी। 23421082 और 23421083 दिल्ली से बाहर के श्रोता 011 दिल्ली का STD कोड लगाएं और इसी वक्त हमें फोन करें और सवाल पूछ सकते हैं। रैन बसेरे के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं, रैन बसेरा सुविधाएं और जन सहभागिता। हमारे साथ श्री विजय शंकर वर्मा साहब और श्री नितेश कुमार जी स्टूडियो में उपस्थित हैं। सर, NGOs की क्या भूमिका है? क्या किसी NGO से टाई अप है आपका? बिल्कुल सर, NGO जैसे अगर हम देखेंगे तो सब कुछ एक व्यक्ति नहीं कर सकता, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता। हर ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी है, हर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ है, उनका एरिया है। अगर सपोज हम
होमलेस के लिए काम करते हैं, ड्रग एडिक्ट के लिए काम करते हैं, तो वोकेशनल स्किल पे कुछ और संस्थाएं हैं जो काम करती है, जो एक्सपर्ट है। तो कोई बच्चों के लिए काम करता है, कोई एजुकेशन पे काम करता है। तो इस तरह की संस्थाओं के साथ हमारा टाई अप है। हम काफी लोगों के साथ टाई अप करते हैं जो उस तरह की सुविधाओं को, जैसे अभी हमारा टाई अप है महावीर इंटरनेशनल है, उनसे हेल्थ कैंप हम लगवाते हैं। काफी सारे हैं, जैसे अभी हमने कॉन्कोर्ड के साथ मिलकर बड़ा अच्छा एक कार्यक्रम हमने लॉन्च किया है, जो दिल्ली सरकार की मदद से, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एक हमने भिक्षा नहीं शिक्षा कैंपेन लॉन्च किया है। अच्छा। उस कैंपेन का मतलब ये है कि जो बच्चे रेड लाइट पे बेगिंग कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, जैसे मुनिरका एक बड़ा हिस्सा था, IIT फ्लाईओवर मुनिरका के आसपास, तो हम लोग उन बच्चों को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे एटलीस्ट वहां पे, और लोगों के साथ हमारा अपील यही होता है कि उस रेड लाइट पे कुछ भी उनको ना दे, किसी भी प्रकार का उनको पैसे नहीं दे, उनको किसी प्रकार का खाना नहीं दे या कुछ भी नहीं दे। अगर उनको देना है तो जो नियर बाई नाइट शेल्टर है वहां तक ये सुविधाएं पहुंचाए, ताकि अगर हम वहां पे कुछ देते रहेंगे तो लोग वहां बने रहेंगे। ओके सर, वर्मा साहब से मेरा एक सवाल है, विजय शंकर जी से। दिल्ली सरकार के दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की भूमिका क्या है इस रैन बसेरे के तहत? और इसके अलावा एक और प्रश्न मैं जोड़ देता हूं कि इसको जो संचालित करते हैं, जो केयर टेकर हैं, उनकी क्या भूमिका होती? क्या उनके प्रति अगर कोई शिकायत करना चाहे तो वो कहाँ कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा विभाग इसके लिए टेंडर के थ्रू इनको अलॉट करता है SMS को 2 साल के लिए, और वो बढ़ाया भी जा सकता है म्यूचुअल कंसेंट से विद द अप्रूवल ऑफ जो है ऑनरेबल CM या UD मिनिस्ट्री। और इनको चेक करने के लिए हमने 7 वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन चुने हुए हैं। वो इन SMA की एक्टिविटी को चेक भी करते हैं, और वो जो रिपोर्ट होती है वो हमारे पास आता है, और उसके अनुसार हम SMS को डायरेक्शन देते हैं कि आप इन कमियों को पूरी कीजिए। हमारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो कंप्लेंट करते हैं, हम अपने SMS को, जो हमारे रैन बसेरों को मैनेज करते हैं, उनको हम डायरेक्शन देते हैं कि वो कमियां दूर करें। वो अगर कुछ दिन तक दूर नहीं करते हैं तो हम उनको पेनल्टी भी लगाते हैं। अच्छा। तो फाइनेंशियली हम उनको पनिश करते हैं। अगर उस पर भी नहीं करते तो हम और एक्शन लेते हैं। लेकिन तो ज्यादातर SMS हैं कि जो शिकायत आती है उस तत्परता से वो दूर कर देते हैं। अभी जैसे सर्दियों में संख्या बढ़ जाएगी, तो क्या उसमें स्टाफ आप बढ़ाते हैं, सुविधाएं कुछ बढ़ाते हैं, या किस तरह मैनेज कर लेते हैं? हमारे यहाँ सुविधा पर्याप्त है। कंबल की आप जितने कंबल चाहेंगे उतने कंबल ले सकते हैं, कोई उसका रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और जो बाहर सोते हैं उनके, अगर मान लीजिए कोई शेल्टर के पास हमारी कैपेसिटी भर जाती है तो वहां हम एक पगोड़ा टेंट के नाम से टेंट लगाते हैं, जो कि वाटर प्रूफ होता है। फायर प्रूफ तो नहीं, फायर रिटार्डेड होता है। अगर आग लग जाए तो जल्दी नहीं फैलता, उसमें से आदमी निकल सकता है, मतलब आग लगने से उसमें मौत नहीं होगी। और आग बुझाने की सारी व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था होती है, लाइटिंग की व्यवस्था होती है। इस दौरान जैसे इस समय दिल्ली में सर्दी पड़ रही है, तो जहां जहां हमें खबर मिलती है कि लोग आसमान के नीचे सो रहे हैं, हम वहां टेंट लगाते हैं और उनकी पूरी व्यवस्था देते हैं। आपको नहीं लगता सर कि अभी इतने पर्याप्त नहीं है, रैन बसेरे और लगाने चाहिए? क्योंकि अभी भी सड़कों पर बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो सो रहे होते हैं। बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि जो है लोग सड़कों पर दिखाई देते हैं। हम उनको पुल के नीचे, हम उनको कोशिश करते हैं कि हमारे रैन बसेरों में जाएं, क्योंकि हमारी कैपेसिटी इस समय लगभग 18,500 लोग। इसका जवाब लूंगा सर, एक श्रोता है। हेलो जी, गोपाल बात कर रहा हूँ कानपुर से। जी गोपाल जी, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। जैसे अभी सर ने कुछ नंबर बताए थे, तो ये सिर्फ दिल्ली वालों के लिए है या मतलब ये यूपी के लिए भी नंबर है? ये नहीं, ये सर सिर्फ दिल्ली के लिए। ये जो 14461 जो नंबर है, ये दिल्ली के लिए, जी सिर्फ दिल्ली के लिए है सर। ओके सर, ओके। बाकी वेबसाइट पे आप जानकारी ले सकते हैं, जैसा कि अभी वर्मा जी ने वेबसाइट का जिक्र किया था। वो तो मैंने नोट किया था। जी शुक्रिया गोपाल जी। और कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर, यही मालूम करना था कि मतलब यहाँ भी काम करेगा या नहीं करेगा। थैंक्स फॉर कॉलिंग। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि हमारे शेल्टर होम में इन सुविधाओं के बावजूद नहीं जाना चाहते, उनकी अपनी रिजर्वेशन होती हैं, वो यहाँ बताना ठीक नहीं है, कई कारणों से वो नहीं जाना चाहते।
या तो उन्हें वहाँ अच्छा लगता है और या फ्रीडम चाहिए, तमाम चीजें हैं, वो जाते नहीं। हमारी कैपेसिटी इस समय 18,500 लोगों को रखने की है, लेकिन तभी हमारे शेल्टर होम में लगभग 7,000 के आसपास ही लोग सो रहे हैं, आश्रय लिए हुए हैं। तो कोई भी आ सकता है, अभी हमारे पास जगह बहुत है। हम सभी बेघरों से भी अपील करना चाहते हैं कि रात में कड़कड़ाती सर्दी में आसमान के नीचे ना सोएं, अपनी जिंदगी दांव पे ना लगाएं, हमारे रैन बसेरों में आएं और उसकी उन सुविधाओं का आनंद लें। फिलहाल अभी रैन बसेरों की कमी नहीं लगती है। नीतीश जी, एक सवाल मेरे जहन में ये आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं घर से ठुकराए हुए, जैसा कि अभी एक कॉलर ने भी पूछा था कि वृद्ध भी आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, उसमें महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं। तो ऐसे लोग जो बेघर हो जाते हैं, जो जिनके बच्चे हैं या वो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं कि आप जाएं, वैसे लोग जब घर आ जाते हैं तो क्या दोबारा उनको लेने के लिए कोई ऐसी कोशिश की जाती है कि बच्चे आए, उनके घर वालों को एड्रेस बताया जाए ताकि वो आके देखें, माता पिता का ख्याल रखें या उनको घर वापस लेके जाएं? ऐसा कुछ प्रावधान है मीन्स जब लोग आते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको रिहेबिलिटेट करें वापस। जैसे रिकवरी सेंटर की बात करेंगे, काफी ऐसे एक्सीडेंटल केस हमारे पास आते हैं जो ट्रॉमा सेंटर से रेफर किए जाते हैं। तो उस रिकवरी सेंटर का मतलब ये है कि जैसे एक्सीडेंट हुआ, उनको वो भूल गए, बिल्कुल मेमोरी लॉस हो गया, पता ही नहीं चला। तो ऐसे भी कई सारे केसेस हुए हैं जो हम SDM से बात करके और उनको हमने वापस घर भेजा है। अच्छा, वो काफी एक दो स्टोरी भी टाइम्स ऑफ इंडिया में हुआ था, आपसे 3 साल पहले की बात बताता हूँ। तो हमारी कोशिश तो ये रहती है कि वो वापस अपने घर को जाए। कैसा बिहेव कैसा होता है? उनके जो घर वाले आते हैं, मिलने भी आते होंगे कुछ लोग? सर, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इसमें तो मेरा कोई टिप्पणी हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो घर छोड़ के चला जाता है बंदा, हो सकता है कोई ड्रग एडिक्ट हो, जो बहुत सारे ऐसे हैं जो बुरी आदत में आ गए और वो फैमिली वाले उनको छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि अभी हमारे काम का किसी काम का नहीं है। तो काफी ऐसे लोग हैं दिल्ली में, आप देखेंगे तो काफी तमाम लोग हैं जो इस तरह के हैं। लेकिन जब वो ट्रीटमेंट में आते हैं, हमारे यहाँ ट्रीटमेंट उनका होता है और उनकी काउंसलिंग होती है, जब वो निकल के आते हैं और एक फिर से उस समाज में घुलते मिलते हैं, तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जो वापस अपने घर को गए। ऐसी बात नहीं, बहुत सारे हमारा देश तो जो है त्योहारों का देश कहा जाता है सर, और त्योहार भी आते हैं, ऐसे में उनकी भी कुछ शिक्षाएं जागृत होती होंगी जो लोग रैन बसेरे में रह रहे हैं। तो अब जैसे दीपावली है, होली है, क्रिसमस है, बहुत सारे हमारे पर्व त्योहार आते हैं, इसमें तो किस तरह से उनको? इसमें सर मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग जो शेल्टर होम हम चलाते हैं, जो आश्रय गृह हमारे पास है, असल में हम लोग रैन बसेरा नहीं, अब इसको आश्रय गृह ही बोले क्योंकि ये 24/7 चलता है। तो मेरा बोलना है ये आश्रय गृह के नाम से हम इसको मैं बोलता हूँ, दिल्ली सरकार भी इसको एक्सेप्ट करे। तो मेरा कहना यह है कि हम हर कार्यक्रम करते हैं उनके साथ। जो न्यू ईयर होता है हम वो भी सेलिब्रेट करते हैं उनके साथ, हम होली भी करते हैं, हम दिवाली भी करते हैं, हम सब त्योहार मनाते हैं। क्योंकि जो हमारा स्टाफ वहाँ बैठा है, केयर टेकर बैठा है, ज्यादातर उस कम्युनिटी से लोग हैं। हमारा एक ये भी कार्यक्रम है कि हम ज्यादातर लोगों को हमने वहीं से लिया है जी। अगर हमारे पास जो शेल्टर चल रहा है, अगर आप उसमें देखेंगे तो जो आधी आबादी है जो स्टाफ की, वो होमलेस कम्युनिटी से है। तो हमारा ये भी मानना है कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो उनकी व्यथा को समझते हैं और उनके द्वारा इस कार्यक्रम को करने में हमें बहुत मदद मिलता है। तो हमारा मानना ये भी है कि वो उस कम्युनिटी से हो लोग, चूंकि हर धर्म के लोग हैं उसमें, हिंदू मुस्लिम सिख, तो हम सब मनाते हैं, तो सबके लिए कुछ न कुछ हम सब मनाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इसमें मैं और एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि अभी पिछले महीने हमने सराय काले खां निजामुद्दीन के पास है, इसमें हमने सरकार की तरफ से, NGO की तरफ से जो है, हमने एक स्लम फेस्टिवल मनाया। अरे वाह! इसमें सभी बच्चे छोटे से छोटे 4-5 साल के थे, उन्होंने नृत्य किया, अपनी जो है एक्टिविटी दिखाई, और उसमें एक ये भी आया कि शेल्टर होम में रहते हुए एक बच्चा वो इनकम टैक्स सर्विसेज में भी सिलेक्ट हुआ। वाह! तो ये शेल्टर होम जरूर है, एक आश्रय का स्थान जरूर है, लेकिन तो इससे आप आगे भी बढ़ सकते हैं
जिसकी जैसी प्रवृत्ति होगी वो आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा यहाँ। जी, बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं भी होती हैं सर, जो उम्मीद के दरवाजे पर मैं वही बोल रही हैं। जैसे सर ने बताया, जो हमने कार्यक्रम किया था वो 10 अक्टूबर होता है वर्ल्ड होमलेस डे। अच्छा। तो हमने उस कार्यक्रम के साथ उसको क्लब किया था, और तमाम दिल्ली के जो शेल्टर्स हैं वहां से जो टैलेंटेड लोग हैं, जो लगता है कुछ कार्यक्रम प्रतिभाएं, तो हम सब जगह से बुलाए थे लोगों को। जैसे सर ने बताया कि इनकम टैक्स में थे, एक बच्चा है मुनिड़का में, जो बच्चा पहले बेगिंग करता था, अब वो 85% मार्क्स लाया इस बार 10th में 9th में। तो तमाम लोग हैं तो टैलेंट मोटिवेट करने के लिए कुछ तो करते हैं। हमने किया था उस 10 को हमारे जो डिविजन के अधिकारी हैं उन्होंने उनको सम्मानित किया था उस कार्यक्रम में। तो मेन है कि वो निकल के आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत मोटिवेट करना है। तो ये सारी चीजें हैं, तमाम चीजें हैं। तो शेल्टर जो 2010 में थी, अब धीरे धीरे सिनेरियो बदल रहा है। अब शेल्टर्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, शेल्टर में सुविधाएं अच्छी हो रही है। लोगों को मेन है कि हम लोग ये चाहते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन, जैसे जो लोग रह रहे हैं उनकी सहभागिता हमारा कार्यक्रम का भी थीम है कि जो लोग रह रहे हैं उनको अपना जो है लीडरशिप आए, उनको लगे कि ये हमारी जगह है, ओनरशिप, उनमें ओनरशिप आनी चाहिए। वो रह रहे हैं तो उनमें ये होना चाहिए कि हमारी जगह है। अच्छा, हमने बहुत अच्छा एक वहाँ पे ये एग्जाम्पल के तौर पे किया है कि एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई। कुछ शेल्टर्स में हमने किया है, जैसे कुछ शेल्टर में हमने मैनेजमेंट कमेटी बनाया, जो उसी कम्युनिटी से लोग हैं, जो बेघर साथी हैं उन्हीं कम्युनिटी से है। तो वो उनकी परेशानी को समझते हैं। कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है या और किसी का हेल्थ से रिलेटेड परेशानी है, तो उस कमेटी के लोगों का ही करना है कि हम क्या कर सकते हैं इनके लिए। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि 2010 तक इस पर ज्यादा जोर नहीं था। 2010 में लगभग 50 के आसपास ही हमारे पास शेल्टर होते थे रैन बसेरे के नाम से। 2015 से इसमें बढ़ोतरी होनी शुरू हुई, कुछ सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन और एक्टिविस्ट के लोगों की वजह से और दिल्ली सरकार की वजह से इसमें इस समय लगभग हमारे पास 200 शेल्टर होम हो गए इन 10-12 सालों में। और हम निरंतर ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई जो शेल्टर होम में आना चाहता है उसको निरुत्तर ना होना पड़े। जो नहीं आना चाहता उनको हम फोर्स नहीं करते कि आप आइए ही आइए, जहां आप रहना चाहें रहिए। तो दिल्ली सरकार का इसमें इस समय बड़ा जोर रहा है। पिछले 2015 से अब तक हम 200 तक जो है शेल्टर होम ले गए हैं। सर, जाहिर सी बात है, बच्चे भी इसमें आते हैं, युवा भी आते हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी आते हैं। कुछ बच्चों का ये भी होता होगा कि हम पढ़ाई उनकी बीच में रुक जाती है, या बचपन है अभी, हो सकता है एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, शिक्षा उनको कैसे मुहैया कराते हैं? बिल्कुल। हमारे जो SMA हैं, इनका ये केवल कॉन्ट्रैक्टर के रूप में नहीं है, ये सेवा के नाम से है, सेवा करते हैं, NGO हैं। और ठीक है, हमने उनको टेंडरिंग के थ्रू सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन जो भी बच्चा आता है जो कुछ करना चाहता है उसमें हमारे सारे SMAs जो है मिल करके कोशिश करके उनकी इच्छा पूरी करते हैं। अगर वो पढ़ना चाहता है तो नियरेस्ट स्कूल में उनको भर्ती कराता है, और यहाँ तक कि किताब कापियों का खर्चा भी वहन कर लेता है, क्योंकि वो दिल्ली सरकार से पैसा नहीं लेता है इस काम के लिए। उनको CSR फंड से जो जैसा भी है वो ले आते हैं और उससे उनको आगे बढ़ाते हैं। इन सभी SMAs की कोशिश है कि जो भी इस रैन बसेरे में रहे वो मेन स्ट्रीम में आ जाए। बारिश के दिनों में सर मुश्किल होती होगी? बिल्कुल नहीं, बारिश के दिनों में मुश्किल नहीं है। हमारे सारे रैन बसेरे जो है वाटर प्रूफ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये जो एक्सटेंट लगते हैं जो सरकार लगाती है, इसे हम किराए पे भी मुहैया कराते हैं? हम इसका खर्चा किराए पर ही हम लगाते हैं, टेंडर के थ्रू सिलेक्ट करते हैं, किराए पर ही करते हैं। लेकिन ये 2015 से पहले ये कैनवास के टेंट होते थे, जो बरसात में दिक्कत होती थी काफी। उसके बाद जो है 2015 के बाद हमने ये शुरू किया कि जर्मन स्टाइल के पगोड़ा टेंट लगाने लगे, जो वाटर प्रूफ होते हैं और फायर रिटार्डेंट होते हैं कि आग लगने पर भी किसी की जान ना जाए। तो बरसात की वजह से सर्दियों में भी बरसात होती है, अब तो लगभग 12 महीने बरसात हो जाती है, तो इसीलिए जो है वाटर प्रूफ टेंट लगाए जाते हैं। सर, बच्चों की जहाँ बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा आप जी बच्चों की बात जहाँ पे हो रही थी, सर ने बताया कि कुछ शेल्टर्स हमारे हैं जहाँ पे
डिजिटल एम्पावर्ड फाउंडेशन की मदद से हमने कंप्यूटर लैब बनाए। जैसे सराय का लेखा की बात करेंगे, निजामुद्दीन की बात करेंगे, यहाँ पे 20 बच्चों का बैच हम लोग चला रहे हैं, जो पिछले 6 महीने से ये कार्यक्रम चल रहा है, कुछ में ज्यादा भी हो गया समय। उनको हम कंप्यूटर सिखा रहे हैं बच्चों को, तो ये दो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। उसके अलावा हम लोग कुछ चीजें करते रहते हैं, जैसे सर ने बताया ऐसे में सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, तो हमारा काम भी सेवा का है, तो हम इसमें लगे होते हैं। और ये बिल्कुल ऑफिस वर्क 9 to 5 नहीं है, ये 24/7 वर्क है। अगर डेडिकेशन नहीं हो तो ये काम नहीं हो सकता किसी के लिए भी। कुछ हम लोग वोकेशनल स्किल भी सिखा रहे हैं, जैसे मोनिका में कुछ हमने मेहंदी डिजाइनिंग करने का सिखाया, तो कुछ अर्न कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको हमने ट्रेनिंग दी है ये। और ये कोई बहुत बड़ा ट्रेनिंग नहीं है, ये छोटा मोटा ट्रेनिंग है जिसको करके हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। काफी सारे हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं, कुछ लोगों के साथ टाई अप हो रहा है दिल्ली युवा पुलिस के साथ, उन सब के साथ करके कुछ ट्रेनिंग का आगे वोकेशनल स्किल का हम कर रहे हैं। क्योंकि मेन स्ट्रीम हमारा मेन मुद्दा ये है कि अब आगे हम इनको कैसे मेन स्ट्रीम करें और कहाँ इनको जॉब दिलवाएं ताकि ये काम में लगे। बेसिक मुद्दा ये है। रात के समय अगर ऐसा आपको लगता है कि कहीं किसी से सूचना आपको मिलती है कि यहाँ फला आदमी जो है बेहोश पड़ा है या दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कोई देखने वाला नहीं, तो उनको किस तरह से रिकवर किया जाता है? उसको सर जो रेस्क्यू वैन हमारी है, जो रेस्क्यू उसमें होते हैं, रेस्क्यू मोबिलाइजर होते हैं, और हमारा एक उसमें और स्टाफ 2 लोगों की टीम होती है जो घूमती रहती है गाड़ी। अगर जहां से भी कॉल आएगा हम उनको अटेंड करेंगे सबसे पहले। वहां पे हमारी गाड़ी पहुंचती है। अगर हमसे नहीं हो पाता हम 102 की मदद भी लेते हैं, एम्बुलेंस को बुलाते हैं। उससे भी नहीं होता पुलिस वाले को भी वो भी ले आते हैं। जी, एक श्रोता। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? जी सर, मैं निशु त्रिपाठी बोल रहा था। त्रिपाठी जी कहाँ से बात कर रहे हैं? जी यही दिल्ली से। पूछिए, सवाल पूछिए। तो ये वैक्सीनेशन का सर जानना था कि ये जो लोग रहते हैं शेल्टर के बाहर या अंदर, तो क्या कोविड का इनका वैक्सीनेशन भी हुआ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। इसकी ड्राइव हमने चलाई थी दिल्ली सरकार के सभी डिस्ट्रिक्ट के डीएम के सहयोग से, और हमने कोशिश की है कि जहां जहां भी शेल्टर होम है उसके आसपास कोविड सेंटर जो बने हुए थे वहां ले गए, और इनके लिए स्पेशल कोविड सेंटर भी बनाए गए कि इनके लिए स्पेशल ड्राइव भी किया गया सबको जो है टीके लगवाने के लिए। इनका चूंकि इनके पास आधार कार्ड या आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होती थी, तो हमारा स्टाफ ही एक कोऑर्डिनेटर उसका बन जाता था, उसके आधार से लिंक करके उनको जो है लगभग सबको जो है ये वैक्सीनेशन किया गया है। और इसमें निशु जी नमस्कार, मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा इसमें कि जो कोविड के दौरान जो ऐसे में जो हमारी शेल्टर मैनेजमेंट एजेंसी थी, उनका बड़ा अच्छा रोल था। वो कदम से कदम मिला के दिल्ली सरकार के साथ, और उन्होंने दिन रात नहीं देखा, और उस समय काफी उन्होंने मदद की थी इस कार्यक्रम को चलाने में। चाहे वो फूड हो, चाहे वो उस समय अनाउंसमेंट हो गया था कि जो भी लोग हैं अगर किसी को कुछ आश्रय नहीं मिल रहा है, फूड नहीं मिल रहा है, तो शेल्टर की तरफ जाए। तो अचानक से एक बार शेल्टर में भीड़ मच गया था, तो उस सिचुएशन को भी हमने कंट्रोल किया और काफी अच्छा रहा वो। तभी हमें बहुत मदद मिली। और जो वैक्सीनेशन की बात जहां तक आप कर रहे हैं, वैक्सीनेशन में भी काफी हेल्प रहा है। एनजीओ का जो ऐसे में है उनका, दिल्ली सरकार का काफी सारे वैक्सीनेशन सेंटर थे और काफी हेल्प मिला उससे। जी, तो ये तमाम बातें हैं, और इन सब के लिए जो सुविधाएं हम बात कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन की आपने बात करी, तो अभी मौसम जो बदल रहा है, सर्दियां आ गई हैं, ऐसे में मच्छरों का प्रकोप भी थोड़ा बढ़ जाता है, कुछ ज्यादा हो जाता है, तो उसके लिए मेडिकल सुविधाएं भी सारी वही रहती हैं आसपास में, या उसके लिए कुछ ऐसा इंतजाम है? मेडिकल सुविधाएं तो रहती हैं, और हमारे सारे शेल्टर जो है, जैसे हम घरों में दरवाजा फ्लाई प्रूफ लगाते हैं जालियों का, वैसे हमारे सभी शेल्टर में डबल डोर का सिस्टम है। एक ग्रिल होता है और जाली वाला फ्लाई प्रूफ वाला भी होता है कि मच्छर कम से कम आ जाते हैं, क्योंकि शेल्टर होम हमारे ऐसे है। जी, आज हमने जो बात करी, हमारे पास वक्त आज बस इतना ही है। रैन बसेरा सुविधाएं और जन सहभागिता, हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित रहे श्री विजय शंकर वर्मा साहब और श्री नीतीश कुमार जी। आप दोनों हमारे इसके स्टूडियो में आए और रैन बसेरा सुविधाएं और जन सहभागिता पर इतनी अच्छी जानकारी दी,
और इसके लिए हम आप दोनों के बेहद शुक्रगुजार हैं। अनेक अनेक धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू आकाशवाणी का और आपका, स्पेशली आप सबका